ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे और बाकी बचे हुए उनका नेम देखना था। सो इसको एक बार देख लेते हैं जो जो बचे थे। पीटी सेकेंड वाला जो है PTNH3 ट्वाइस ClNH2CH3, इसका क्या नाम है? सेकेंड का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डायअमीन क्लोरो मिथाइलमीन प्लैटिनम क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने एक्सलेट किया है, प्लस अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, मिथाइल भी एक न्यूट्रल एलिमेंट है क्योंकि मिथाइल अमीन लिखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू +1। सो X का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 विच इज इक्वल्स टू +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखा जाएगा। थर्ड देख लेते हैं हम, टाइटेनियम H2O होल 6 3 इस केस में हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ है हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। वाटर का यहाँ पे वाटर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट है। एट पे बात करें तो ट्रेस यूज करेंगे क्योंकि इथेन 1,2 डायमीन पहले से यूज हो रहा है, तो ये ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 होगा। फिर 6 है टेट्रा क्लोरो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी इधर, -4 -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा। ये होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सर नंबर 8 में इथाइलिन डायमीन यूज करते हैं, इथेन 1,2 डायमीन है। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि IUPAC में इथेन 1,2 डायमीन यूज किया जाता है, ठीक है। इथिलीन डायमीन भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट सिंस वो कॉमन नेम है और इथेन 1,2 डायमीन IUPAC, और यहाँ पे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो IUPAC में यूज होता है दोनों को कंबाइन करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो मैंने इधर उधर देखी है कि जैसे हाइफन यूज किया गया है कई बार, जैसे डायमीन या ब्रैकेट से आगे ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन। अब देखो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में हम लोग हाइफन यूज करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में हम लोग हाइफन यूज नहीं करते, वो हाइफन बिल्कुल यूज नहीं होंगे। जब जब तुम ओ नाइट्रो लिख रहे हो तब यूज कर सकते हो, एन नाइट्रो लिख रहे हो तब यूज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं यूज करना है हाइफन्स को। स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में, ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ही कंपाउंड है, ठीक है। और कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए बीच में, ये पूरा एक ही वर्ड है, एक वर्ड है तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, पूरा एक ही कंपाउंड है।
तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बीच में हाइफन्स नहीं होने चाहिए, और बीच में कोई लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, सारे स्मॉल लेटर ही होंगे, तभी वो मिलके एक वर्ड बनाएगा, और वो पूरा एक ही नाम है। ठीक है, तो पूरा यहाँ से जैसे डायमीन क्लोरोमिथाइल मिथाइलमीन प्लेटिनम 2, ये पूरा है। उसके बाद तुम स्पेस छोड़ोगे तब क्लोराइड लिखोगे, क्योंकि ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्पेस नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है। और फिर अगर तुमने नाम लिख दिया तो नाम लिखने के बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन केटायन है कौन एनायन है। तो बीच में ज़बरदस्ती के स्पेस नहीं डालने हैं, पूरा एक नाम है, एक ही वर्ड है, तो उसके बीच में स्पेसेस नहीं आएंगे, उनके बीच में जो लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज नहीं होंगे, और बीच में हाइफन्स यूज नहीं होंगे। ठीक है, किसी को कोई और डाउट है यहाँ पे? सर एनायन का लिगेंड में 8 लगाते हैं बस। हाँ, एनाइन में 8 लगाते हैं। और जैसे सिल्वर गोल्ड इन सब के लिए लैटिन, आयरन इन सब के लिए लैटिन वर्ड जो यूज़ है, उनका जिस नाम रखा गया वही यूज़ करते हैं। आई थिंक मैंने कहीं डाल रखा था वो। हाँ, देखो यहाँ पे क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, कॉपर का क्यूपरेट, पैलेटेट, रीनेट, इरेडिएट, ऑस्मेट, मर्क्यूरेट, कैडमेट, जिंकेट, सिलिकेट, निकलेट, एल्यूमिनेट, बोरेट, प्लैटिनेट। और ये यहाँ पे जो है इटैलिक वाला है, सॉरी लैटिन जो जहाँ से ये करें। ठीक है, तो फेरेट हो गया एफ का, ए जी का अर्जेंटेट, एस एन का स्टैनेट, पी वी का प्लम्बेट, ए यू का। तो जो लैटिन जहाँ से ये नाम लिए गए हैं उसी के नाम से उनको वो करते हैं जब उनको नेगेटिव होता है। ठीक है, लेडेट यूज नहीं होगा, गोल्डेट यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सब हो गए। और कोई डाउट किसी को? ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी कम टू द ब्रिजिंग लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो ब्रिज बनाते हैं। तो अभी तक तो हम लोग मोनो न्यूक्लियर कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, अब हम उनको डाई न्यूक्लियर कंपाउंड्स भी पढ़ रहे हैं। डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर या टेट्रा न्यूक्लियर कंपाउंड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब हमें ऐसे लिगेंड्स भी पढ़ने पड़ेंगे जो दो बॉन्ड एक साथ बनाते हैं। अभी तक तो ये था कि एक लिगेंड सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, या उसके पास दो जगह थी, तो वो दो के बीच में दो जो लिगेंड थे, पहले तो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। ये सब तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं। पॉलीडेंटेट में मैनी बॉन्ड्स कैन फॉर्म, काफी सारे बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, बट विद सेम मेटल। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें एक ही मेटल होता है, और जितने भी लिगेंड्स हैं, चाहे वो एक बॉन्ड बना रहे, दो बॉन्ड बना रहे, तीन बॉन्ड बना रहे, लेकिन वो सिंगल मेटल से बनाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड होगा वो ब्रिजिंग लिगेंड होगा। जैसे एक पुल बनता है दो किनारों को जोड़ते हुए, उसी तरीके से दो मेटल आयन है, एक मेटल आयन ये है और एक मेटल आयन ये है, बीच में एक लिगेंड है जो इस मेटल को इस मेटल से जोड़ रहा है। तो अब हम उन लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे और उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि उन्हें कैसे लिखा जाता है जब वो दो मेटल को बीच में एक लिगेंड जोड़ता है। तो ये वाले जो लिगेंड्स है, जैसे OH नेगेटिव है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है। तो एनी लिगेंड विच इज बीइंग यूज्ड इन अ ब्रिज, उसको हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लिगेंड्स हैं जो ब्रिज की तरह काम करते हैं। इनके पास दो या दो से ज़्यादा लोन पेयर हो सकते हैं, अगर है इतने लोन पेयर तो वो ब्रिज कर लेते हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या करेंगे? ठीक, तो
दो बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड पहले मेटल के साथ, एक बॉन्ड दूसरे मेटल के साथ। तो हमारे पास दो मेटल होने चाहिए और ये ब्रिजिंग लिगेंड कहाँ फाउंड होंगे, ये होंगे पॉलीन्यूक्लियर ऑलवेज फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहाँ कौन से हैं, जिनके पास दो न्यूक्लियस होंगे, मेन जो मेटल है वो दो होंगे, दो या दो से ज़्यादा। तो ये वाला जो मेटल है जिसमें एक कोबाल्ट इधर है, एक कोबाल्ट इधर है, तो ये डाई न्यूक्लियर है। इधर एक आयरन इधर है, एक आयरन इधर है, ये भी क्या है, डाई न्यूक्लियर है। तो डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर और पॉली न्यूक्लियर, इन सब एलिमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा मेटल होता है। अगर एक मेटल होगा तो वो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इतना हम लोगों को क्लियर हो चुका है। सो इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज ब्रिजिंग लिगेंड्स, अगर कॉम्प्लेक्स के पास ब्रिजिंग लिगेंड्स है तो जब उसका नाम लिखते हैं तो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं म्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, म्यू। माइक्रो से यूज होता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर, जैसे माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, म्यू। ठीक है, तो ये है म्यू। म्यू यूज करेंगे अगर हमारे पास दो मेटल है तो म्यू 2 यूज होगा। अगर हमारे पास तीन मेटल है तो म्यू 3 यूज करेंगे। चार मेटल है तो म्यू 4 यूज करेंगे। तो म्यू हमें बेसिकली डिफाइन करता है नंबर ऑफ मेटल्स। ठीक है, कितने मेटल्स के बीच में बॉन्ड बना है। अगर एक ब्रिजिंग लिगेंड है और वो दो मेटल्स के बीच में बॉन्ड बना रहा है तो उसके लिए हम लोग म्यू 2 यूज करेंगे। ठीक है, अगर तीन बना रहा है तो म्यू 3 यूज करेंगे, चार बना रहा है तो म्यू 4 यूज करेंगे। एंड 90% ऑफ द केसेस में दो ही मेटल होता है तो हम लोग डायरेक्टली म्यू लिख देते हैं। अगर दो से ज़्यादा मेटल है तब जाके हम लोग म्यू 3 लिखेंगे। ठीक है, जैसे म्यू 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरीके से म्यू 2 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दो मेटल होंगे तभी म्यू यूज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर तीन मेटल हैं तो हम लोग म्यू 3 लिख के पूरा काम चलाएंगे। अगर तीन मेटल नहीं है और दो ही मेटल है तो सिर्फ हम लोग म्यू यूज करेंगे। ठीक है, समटाइम्स तुम्हें दिखेगा कि म्यू 2 यूज कर रखा है, समटाइम्स सिर्फ म्यू यूज करेगा। तो म्यू किसके लिए यूज होता है, डाई न्यूक्लियर के लिए मिनिमम यूज होता है। फिर ट्राई न्यूक्लियर के लिए यूज होगा तो म्यू 3 यूज होगा। तो अगर मुझे लिखना हो तो डाई न्यूक्लियर के लिए मैं म्यू 2 लिख सकता हूँ या फिर म्यू लिख सकता हूँ। ट्राई न्यूक्लियर के लिए मतलब तीन मेटल है तो म्यू 3, टेट्रा है तो म्यू 4 एंड सो ऑन, म्यू एन तक चला जाएगा। ठीक है, ये सारे केसेस में हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम लोगों ने नहीं बताया है तो इट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्स कि वो डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि म्यू मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल नहीं है। मतलब ब्रिजिंग लेकिन मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही मेटल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे कितना है, 5 अमीन है, तो मैं इसका नाम कैसे लिखता हूँ, इसको एक एक करके पूरा इस तरीके से लिखा जाता है। या फिर अगर सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों सेम चीज़ है। अब इसको मैं इधर से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे क्या है, CONH3 4H2O और यहाँ पे क्या है, CONH3 5। अब ये क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड पे जो लिगेंड्स हैं दे आर डिफरेंट एंड लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, तो कितने अमीन है, 5 है, तो पहले क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन। फिर हमारा क्या आएगा, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन लिखेंगे, फिर म्यू लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी लिगेंड ब्रिजिंग कर रहा है उसके आगे म्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सारे के लिए नहीं लिखेंगे, सारे के लिए नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसके लिए लिखेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो अमीन के साथ म्यू नहीं आएगा या मेटल के साथ म्यू नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, लिगेंड के साथ आएगा। ठीक है, तो पेंटा अमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो, NH2 का नाम क्या है, अमाइड है,
NH2 नेगेटिव अमाइड अमीडो। टेट्रा अमीन 4 अमीन है, तो टेट्रा अमीन एक्वा, एक्वा एक्को, यहाँ पे एक्को लिखा हुआ है तो इसको एक्वा कर देते हैं, एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगा, बाकी कहीं स्पेस नहीं आएगा बीच में। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत सारा स्पेस है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, उसको तुम कंसिडर मत करना, इसको एक साथ ही लिखना, पेंटा अमीन कोबाल्ट 3। तो जित इसके पास देखो अमीन भी है और एक्वा भी है, तो पहले अमीन लिखा उसके बाद एक्वा लिखा, तो जैसे करना है उसको वैसे ही करना। ठीक है, तो मैं इसको तुम्हें नेक्स्ट में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले इस साइड से लेफ्ट साइड से करेंगे, पेंटा अमीन कोबाल्ट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 है, फिर म्यू अमीडो। ठीक है, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, म्यू टू अमीडो, या फिर म्यू लिख के भी छोड़ सकते हो। फिर क्या आएगा, पेंटा टेट्रामीन, किसको, म्यू को क्यों लिखना है, म्यू को इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो लेगेंड है NH2 वाला है, ये दो के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक कोबाल्ट इधर है और एक कोबाल्ट इधर है। ठीक है, बाकी ये जो NH3 इन सब ने सिर्फ कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे कोबाल्ट ने 4 NH3 और H2 के साथ बनाया है। बीच में एक ऐसा लिगेंड है, NH2 लिगेंड है, NH2 क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। ये क्या बना रहा है, दो मेटल्स के बीच में, दो मेटल्स के बीच में एक ब्रिज बना रहा है। ठीक है, इस मेटल को इससे ज्वाइन कर रहा है। तो लिगेंड ऐसे जनरली करते नहीं है, लेकिन जब करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो जब ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं तो नॉर्मल लिगेंड्स और ब्रिजिंग लिगेंड को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, उसमें म्यू लगा होता है, उससे डिफरेंशिएट होता है। हाँ शिवम, आया समझ में। तो म्यू लिखा जाता है ब्रिजिंग लिगेंड को डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू जो नॉर्मल लिगेंड्स है। शिवम यस और नो, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, टेट्रामीन एक्वा कोबाल्ट और फिर स्पेस लेके क्लोराइड। यहाँ पे मेरे पास पूरा स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नोना अमीन एक्वा, कितने अमीन्स है हमारे पास, 9 अमीन्स है। ठीक है, तो 5 इधर है 4 इधर है, तो नोना अमीन एक्वा म्यू अमीडो डाइकोबाल्ट 3 क्लोराइड। बट ये वाला जो मेथड है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है कि कौन से मेटल के पास कितने अमीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, 9 अमीन्स हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 इधर देंगे 4 इधर देंगे, फिर एक अमीन बचा और एक H2 है, तो एक की जगह एक NH3 दे देंगे, एक H2 देंगे। कंपाउंड तो कंप्लीट हो जाएगा, लिखने के लिए हम लोग लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, सोचना पड़ता है कि कौन से मेटल को कौन सा लिगेंड्स दिया जाए। ठीक है, तो जब वो सिमेट्रिकल होता है तब हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन जब वो कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लिगेंड सेम नहीं है, तो उसका पूरा नाम लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, उसको हाफ करके लिखना इट्स नॉट गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा मेथड दिया, मेटल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या है कि हमारे पास हाइड्रोक्सी है और वो दो है, और ये जो हाइड्रोक्सी है ये पहले मेटल से और दूसरे मेटल से दोनों से जुड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास कितने हैं, दो हाइड्रोक्सी हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। पहले तो अमीडो था, एक ही था, तो इसलिए एक ही लिखा। अब हमारे पास दो लिगेंड है तो दो लिखेंगे हम लोग।
तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, 4H2 है तो पहले टेट्रा एक्वा आयरन, आयरन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, फिर क्या आएगा म्यू डाई हाइड्रोक्सिल, ठीक है, तो उसके बाद 2 OH नेगेटिव है तो डाई हाइड्रोक्सिल लिखा जाएगा, फिर टेट्रा एक्वा आयरन 3 एंड देन स्पेस सल्फेट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सिमेट्रिकल भी है, तो 4 इधर के 4 इधर के 8 हो गए, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन 3 सल्फेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो ये सिमेट्रिकल है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 4 अमीन यहाँ पे 4 अमीन यहाँ पे, तो क्या हो गया ऑक्टा, तो ऑक्टा अमीन म्यू डाई, अब तो यही लिगेंड बचा तो डाई हाइड्रोक्सो, फिर 2 आयरन है तो डाई आयरन ऑक्सीडेशन 3 स्पेस, और यहाँ पे जो भी उसके आगे सल्फेट अगर वो लगा है तो यहाँ पे सल्फेट लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं हम लोग, टेट्रा अमीन आयरन 3 म्यू डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्स के बाद फिर टेट्रा अमीन आयरन 3 स्पेस सल्फेट। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम बताओ। हाँ म्यू 2 भी लिख सकता है, लेकिन मैंने उसको बताया वो तभी लगेगा, वो बताने के लिए लगता है कि कितने मेटल हैं, यहाँ पे 2 मेटल हैं तो म्यू 2 लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 मेटल है इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन म्यू 2 लिखो या उसको म्यू लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो अगर तुमने क्या क्या बोला, फिर से बोलो। किसके अकॉर्डिंग, वो तो 12th क्लास का है ना। हाँ ये वाला कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है कि ये तीसरा हम लोग केस ले रहे हैं जहाँ पे जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है और जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है सेम है। जब ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स सेम होते हैं तब कैसे नाम लिखा जाता है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हमारे पास 3 है, 3 कार्बोनिल है, तो हम लोग म्यू ट्राई कार्बोनिल लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपल सा डिफरेंस किया है कि पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स लिखे फिर बाकी सारे लिगेंड्स को एक साथ लिखा एंड देन डाई आयरन करके उसमें कंप्लीट कर दिया। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक तो अगर मैं नॉर्मल लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ट्राई कार्बोनिल, इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ट्राई कार्बोनिल आयरन, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और सारे कार्बोनिल न्यूट्रल है तो 0 है। फिर क्या आएगा, म्यू ट्राई कार्बोनिल, पहले ये लिख लिया, अब हम लोग ये लिखेंगे म्यू ट्राई कार्बोनिल, फिर ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, बस खत्म। ठीक है, तो एक इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये वाला लिखने के लिए। ठीक है, पहले ब्रिजिंग लिगेंड हम लोग लिखेंगे,
तो यहाँ पे क्या है, म्यू ट्राई इज यूज बिफोर देयर नेम्स, तो म्यू ट्राई को हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको लिखेंगे। तो म्यू ट्राई कार्बोनिल, फिर हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरी तरीके से नाम। तो जो तुम्हें ठीक लगे तुम उसको फॉलो कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि जो पूरा लॉन्ग नेम है वो लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और है मेरे पास कुछ। पहले ये देख लेते हैं, डी ऑप्शन भी है, मतलब एक और लाइन, मतलब एक और इसमें टॉपिक है। इफ द ब्रिजिंग लिगेंड्स आर मोर देन 2 मेटल्स, अगर 2 मेटल से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग म्यू 3 लिख सकते हैं, 3 मेटल, म्यू 4 लिख सकते हैं, 4 मेटल, ठीक है। और जैसे ये कंपाउंड है Be4, ठीक है, तो इसमें बेरिलियम है कितने, 4 हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दे रखी है, और उसमें O2 नेगेटिव बीच में दे रखा है। O2 नेगेटिव इज ऑक्सो, ठीक है। और इस जो ऑक्सो है इसने क्या किया है कि 4 बेरिलियम के बीच में एक बॉन्ड बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम 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 बेरिलियम, तो चारों के बीच में ये बॉन्ड बन रखा है, ठीक है। और उसके बाद कितने हैं, 6 हैं। तो आई डोंट नो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एसीटेट लगेंगे, एक सेकेंड रुक जाता है। अच्छा, OCO3, इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, मैं बना नहीं रहा हूँ। एनीवेज हम लोग यहाँ देख लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि बेरिलियम, 4 बेरिलियम है, और चारों के बीच में जो ऑक्साइड है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं बेरिलियम के साथ, चारों के साथ एक एक बॉन्ड बना रखा है, और ये जो O2 है ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। तो ग्रुप ब्रिज बिट 4 एटम इन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड म्यू 4 इज यूज, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, म्यू 4 ऑक्सो म्यू हेक्सा एसीटेटो टेट्रा बेरिलियम 2, ठीक है। आई डोंट नो ये म्यू के लगाया, ये म्यू नहीं, यहाँ पे यूज नहीं होगा ये म्यू, अनलेस ये जो एसीटेट है वो उनके बीच में काम नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर मैं कंसिडर करूँ कि सिर्फ 4 बेरिलियम है और उनके बीच में एक ऑक्सीजन लगा है, तो तुम म्यू 4 ऑक्सो यूज कर सकते हो, म्यू 4 ऑक्सो हेक्सा एसीटेटो बेरिलियम 2, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि एसीटेट भी एक ब्रिजिंग लिगेंड है, तो फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू 4 ऑक्सो म्यू हेक्सा एसीटेटो बेरिलियम, ठीक है। और यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, मतलब ये म्यू 2 के इक्वल है, मतलब 2 बेरिलियम के बीच में एसीटेट, एक एसीटेट आयन है, ठीक है। मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने की मैं कोशिश करूँ तो ये बनेगा। OAC लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। OAC OAC, ठीक है। तो हाँ, अब बीच में एक ऑक्साइड आयन आएगा, उसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, तो इसका O नेगेटिव, इसने एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड इधर से बनाया, इधर से बनाया, और ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या है कि 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स है, एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन है, ये तो म्यू 4 हो गया क्योंकि चारों के साथ इसने ब्रिज किया है, और एक OAC एसीटेट आयन है जो कि म्यू 2 है, या म्यू के इक्वल हो गया क्योंकि इसने सबके साथ ब्रिज किया। अब 2 ब्रिजिंग लिगेंड हैं, तो फिर हम लोग म्यू 4 ऑक्सो म्यू हेक्सा एसीटेटो टेट्रा बेरिलियम 2 इसको
ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास हैं या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। हाँ, दूसरी चीज़ ये तुम ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट में बहुत डिफरेंस होता है। ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होगा वो कैपिटल होगा, ठीक, सी कैपिटल ओ कैपिटल। कोबाल्ट में पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कोबाल्ट और कार्बोनिल में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक ही ब्रिजिंग लिगेंड दिख रहा है, टेट्रामीन कोबाल्ट म्यू अमीडो म्यू ऑक्सो कार्बोनिल, ये ठीक है। तो कोई बताएगा कैसे लिखेंगे? हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे कि कैसे इसको लिखेंगे? कोई ट्राई। जैसे हाँ हाँ, बोलो शिव। टेट्रा ठीक है, टेट्रा अमीन, ठीक, कोबाल्ट कोबाल्ट, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, म्यू हम्म, अमीन अमीडो अमीडो, NH2 इज अमीडो, अमीन इज NH3, ठीक है, NH2 इज अमीडो, म्यू अमीडो, फिर ऑक्सो म्यू ऑक्सो, ठीक है, म्यू अमीडो म्यू ऑक्सो, आगे, टेट्रा टेट्रा अमीन कोबाल्ट ठीक है, अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से, ठीक है। तो एकदम सही है, बस इसमें अमीडो और ऑक्सो दो लिगेंड है, दोनों लिगेंड को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो ए पहले आएगा ओ बाद में आएगा। और सिंस दोनों ही ब्रिजिंग लिगेंड है तो दोनों के आगे मीन लगाना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग ने ऑक्सो और उसमें देखा था एसीटेटो में, दोनों में ही लगाना जरूरी है। और अगर तुम्हारे पास एक है म्यू 4 है और एक म्यू है, तो जो पहले जो ज़्यादा बना रहा है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद दूसरे वाले को लिखेंगे। और अगर मुझे इसको कंबाइन करके लिखना हो तो 4 और 4 ये 8 हो गए। तो पहले मैं इसको लिखूंगा, ऑक्टा चलो बता रहे तुम बता रहे, ऑक्टामीन, नहीं नहीं म्यू कौन लिखेगा, म्यू अमीडो म्यू ऑक्सो डाई कोबाल्ट 3, ठीक है। और ठीक है, अब ये वाला जो केस था जहाँ पे हमारे पास सेम ही लिगेंड्स होते हैं, सारे लिगेंड्स अगर हमारे पास सेम ही है तब म्यू को हम लोग पहले लिखेंगे और बाकी को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें उसमें करने हैं, होमवर्क में। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ये वाले करना, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तुम्हें मिलेंगे, लेगेंड्स मिलेंगे, और तुम्हारा काम है कि इन लेगेंड का जो असली नाम है वो तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। जैसे NO इज नाइट्रोसिल, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है नाइट्रोसिल। N3 इज अजाइड, AZID, अजाइड है तो इसका नाम हो जाएगा अजाइडो, ठीक। बाकी तो सेम ही लग रहा है। यहाँ पे N3 नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका क्या नाम होगा? और ये मिथॉक्सी है, ठीक है, तो इन सब का, और H नेगेटिव है, ये हाइड्राइडो हो जाएगा। ट्राइटो, इसका नाम नाइट्राइटो है, इसका नाम हाइड्राइडो है। और ऐसे अलग अलग लिगेंड्स आएंगे, तो तुम्हारा काम है, मतलब नॉर्मल जो मैंने बताया तुम उसी में से लिख लोगे तो कोई फायदा नहीं है।
इसमें थोड़े डिफिकल्ट लिगेंड्स हैं, तो इन लिगेंड्स को तुम सर्च करना एंड देन मुझे बताना कि इनका नाम क्या है, ठीक है। एंटी नेगेटिव का नेगेटिव जो बोला है उसका नाइट्राइडो होगा, नाइट्राइडो होगा, नाइट्राइड 2 होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से, नाइट्राइड, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो बुक्स जो ऊपर इनऑर्गेनिक की बुक्स जो मैंने अपलोड कर रखी हैं, वहाँ से या इंटरनेट से ये लिगेंड्स तुम सर्च करना और उनके नाम लिखना, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग वर्नर्स थ्योरी जो हम लोगों ने पहले करी थी, उसको अब हम लोग कोऑर्डिनेशन अमाउंट काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन अमाउंट क्या होते हैं। हो सकता है कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में कराया था तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब आई होप कि थोड़ा समझ में आएगा। तो वर्नर्स थ्योरी क्या थी, मैंने उसको आधी छोड़ दी थी क्योंकि हम लोग बाकी डिटेल में करेंगे, तो अब हमें थोड़ा डिटेल में करना। सो वर्नर थ्योरी 1893 में वर्नर ने ये थ्योरी बनाई थी, जब उसने कोबाल्ट और आयरन के प्लैटिनम के कुछ कंपाउंड्स को स्टडी किया था। उनको स्टडी करने के बाद उसने ये थ्योरी बनाई थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को ऑक्सिलरी वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, जो कि मैं बताना उस टाइम भूल गया था। तो जो कॉम्प्लेक्स है, जो मेटल है, मेटल की दो वैलेंसी है, एक है प्राइमरी, मैं ऐसे लिखता हूँ, एक हो गया प्राइमरी वैलेंसी, एक हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का जो दूसरा नाम है वो है प्रिंसिपल वैलेंसी और इसका नाम है ऑक्सिलरी वैलेंसी, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल वैलेंसी होती है ये होती है आयनिक, ठीक है, आयनिक होती है और ये होती है आयोनाइजेबल, इसको हम लोग आयोनाइजेबल बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये होती है कोवलेंट और ये होती है नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। अगर मेटल एक सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेटल अगर एक सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है जैसे कार्बोनिल से, तो इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो मेटल और कार्बोनिल दोनों अलग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी है और अगर वो Cl से जुड़ी हुई है तो मेटल अलग हो जाएगा प्लस Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेबल का मतलब क्या है कि वाटर में डालते ही वो कंपाउंड देगा, मतलब आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, नो आयंस आर प्रोड्यूस और यहाँ पे क्या होता है, आयंस आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे आयन प्रोड्यूस नहीं। अब इसी के बेसिस में मैंने तुम्हें AgCl वाला टेस्ट बताया था, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने Cl नेगेटिव या कंपाउंड में कितने प्राइमरी वैलेंसी पे Cl नेगेटिव है या सेकेंडरी वैलेंसी पे कितने Cl नेगेटिव है। तो उसको हम लोग, वो जो एग्जाम्पल है उसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। अब दूसरा क्या है कि अब हम लोग करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे 4KCl.FeCN2 है या और K4FeCN6 है, ये कंपाउंड है, ये नॉर्मल फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के लिखा है। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ Fe एटम, जो Fe एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि Fe किससे जुड़ा हुआ है, 6Cn से जुड़ा हुआ है। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है और जो बाहर होते हैं वो उसकी होती है प्राइमरी वैलेंसी। तो Fe एटम की क्या है, 6 जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है Cn नेगेटिव से, और ये जो सेकेंड, ये जो 6 ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये किस बॉन्ड से जुड़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड जो वाटर में डालने से टूटता नहीं है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड वाटर में टूट जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड वाटर में नहीं टूटता। दूसरा, इधर अगर मैं ये कंपाउंड देखूं COCl3.6NH3, COCl3.6NH3, तो इसमें क्या है, 9 लिगेंड्स हैं, 6 NH3 हैं और 3 Cl है। अब हमें नहीं पता कि कौन किस पे है
और अगर इसका हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया तो इसमें हमें पता लग रहा है कि Cl3 तीन Cl क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर है। तो इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, 6 है, जो कि NH3 से सेटिस्फाई हो रही है, और 3 वैलेंसी हैं जो किससे सेटिस्फाई हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी से। तो हमें ये क्लियरली पता है कि जो भी अंदर की जो वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है। तो ये मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, रिटन आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, इनको हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिटन इनसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो इन्हें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उन्हें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो सकती है एक नेगेटिव आयन से या एक न्यूट्रल आयन। तो जैसे Cl नेगेटिव क्या है, एक नेगेटिव आयन है, और NH3 क्या है, न्यूट्रल है। तो लेकिन क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर केसेस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस है। जैसे मैंने हाइड्राजोनियम तुम्हें दिखाया था, जो हाइड्रोजीन था उसमें एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, दूसरे नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे, तो वो कंपाउंड बना सकता था। तो उस तरीके से कंपाउंड वहाँ पे बन जाता है। NCOCl3.5 NH2 NH3, इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें क्या है, 5 NH3 है और एक Cl है। तो सेकेंडरी वैलेंसी पे 5 CH3 Cl एक साइड पे है सेकेंडरी वैलेंसी में, और प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे Cl2। तो अगर मैं इनको यहाँ पे लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँ प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, बाहर लिखी होती है। तो 4 प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। यहाँ पे 6 किससे सेटिस्फाई हो रही है, Cn से, और यहाँ पे 4 किससे सेटिस्फाई हो रही है, पोटेशियम प्लस आयन से। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ही आयनिक होगी, तो उसको आयनिक के फॉर्म में ही लिखेंगे, CO NH3 6 Cl3। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, बाहर लिखी हुई है, और किससे हो रही है, Cl नेगेटिव से, और यहाँ पे 6 है और वो किससे हो रही है, NH3 से। लास्ट वाला एग्जाम्पल है CO NH3 5 Cl एंड Cl2। तो प्राइमरी वैलेंसी 2 है, Cl नेगेटिव से, और यहाँ पे 6 है, किससे सेटिस्फाई हो रही है, 5 NH3 से एंड एक Cl से। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है, और ये क्या देती है, पूरे मॉलिक्यूल को एक शेप देती है। सो सेकेंडरी वैलेंसी प्रोवाइड अ शेप। ठीक है, जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई ज्योमेट्री, 5 है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गई, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। तो ये जो ज्योमेट्री आती है केटायन और एनायन की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री आती है, वो सेकेंडरी वैलेंसी के हिसाब से आती है। लेकिन अगर मैं पूछूं NaCl की क्या ज्योमेट्री, तो NaCl एक Na है और एक Cl है, उनकी कोई ज्योमेट्री है ही नहीं। या CuSO4 डॉट, वो तो कॉम्प्लेक्स है। जैसे मोहर सॉल्ट है, और मैं पूछूं मोहर सॉल्ट की क्या ज्योमेट्री, तो मोहर सॉल्ट की भी कोई ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि वो सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाते हैं उनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री। दूसरा है कि जो ब्रैकेट के बाहर है वही आयनाइज हो सकते हैं, वही टूट सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ते हुए दिखाऊं, K4 को तोड़ते हुए दिखाऊं, तो क्या बनेंगे, 4K प्लस आयन बनेंगे, प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5 आयंस हमारे निकल रहे हैं, 4 ये और एक। इधर अगर मैं करूं तो CONH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, मतलब 4 आयंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और इधर अगर हम लोग देखें तो CONH3 5Cl 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, 3 आयंस हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो
ब्रैकेट के बाहर लिखे होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होती है और वही टूटती है, वही वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, वही टूट जाती है। लेकिन बाकी जो अंदर के जो एटम्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटते, वो नहीं टूटेंगे, वो कोबाल्ट से जुड़े हैं तो वो हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल रिएक्शन उनके साथ नहीं कराई गई है। तो पानी में डालने से वो नहीं टूटेंगे जब तक उसके अंदर हम लोग कोई केमिकल रिएजेंट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम समझ लो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने वाटर में डाला तो टूटता थोड़ी ना है, वो तो वैसे ही रह जाता है, ऐसे ही रह गया। वाटर में है तो वो वाटर में ऐसे डिजोल्व हो गया, उसने कोई आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं अमोनिया डालूंगा तो वो अमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये भी है, ये क्या है, कोवलेंट है, तो कोवलेंट वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन वाटर में डिजोल्व होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और वो रिएक्शन नहीं करेंगे। कोई केमिकल अगर हम लोग डालेंगे तो वो रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन वो अब वाटर में डालने से नहीं टूटेंगे एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, जो वाटर में डालते ही आयनाइज हो जाते हैं, एक कैटायन प्रोड्यूस कर देते हैं, एक एनायन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये कंपाउंड नॉन आयनाइजेबल होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके आयंस जैसे अमोनिया है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्लोरीन है वो बाहर नहीं निकलेगा कॉम्प्लेक्स में से। अगर उसने कोबाल्ट के साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर बना लिया है या कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, तो वो नहीं टूटेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग इनका फॉर्मूला लिखते हैं तो जो सेकेंडरी जो होता है उसको हम लोग एक सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसे लिखना हो तो इसको ऐसे लिखूंगा, NH3 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 Cl, ठीक है। और यहाँ पे जो एक अकेला Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे करके यहाँ पे शो कर देंगे। डॉटेड लाइन क्यों शो करिए, डॉटेड लाइन शो करने का मतलब ये है कि वो टूट सकता है, डॉटेड लाइन मतलब वीक हो गई तो वो टूट के Cl अलग हो जाएगा, कोबाल्ट अलग हो जाएगा। लेकिन सॉलिड लाइन से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है वो नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये जो Cl है इनको भी हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा वाला Cl इधर है, बाहर है, और कौन सा वाला Cl अंदर है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे भी Cl दिख रहा है, यहाँ पे भी Cl दिख रहा है, और मैं उनको टैग नहीं कर सकता कि ये वाला अंदर है ये वाला बाहर है, तीनों तो Cl आइडेंटिकल है, सेम ही है, तो हम पहचान नहीं कर पाते। तो हम लोग इसलिए क्या करते थे, इनके ऊपर भी डॉटेड लाइन लगा देते हैं कि हो सकता है कि ये वाला सॉलिड बन जाए और ये वाला वो डॉटेड बन जाए। ठीक है, इस तरीके से उसको दिखाया जाता है। ठीक है, सो ऐसा मेटल, ऐसी स्पीशीज या ऐसा लिगेंड जो दोनों वैलेंसी में हो, जो प्राइमरी वैलेंसी में भी हो और सेकेंडरी वैलेंसी में भी हो, तो उसको हम लोग कैसी लाइन से दिखाते हैं, इस वाली लाइन से। ठीक है, मतलब सॉलिड लाइन और उसके साथ डॉटेड लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम देखो NH3, सारे NH3 क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, CONH3 और यहाँ पे Cl3। अब जो सारे Cl है वो बाहर है, वो किस पे हैं, प्राइमरी वैलेंसी पे, और सारे NH3 के हैं सेकेंडरी। तो NH3 को हम सॉलिड लाइन से यहाँ पे डायग्राम में जब बनाएंगे तो सारे की सॉलिड लाइन बना देंगे, और Cl जितने भी Cl है उनकी हम लोग सिंगल डॉटेड लाइन बना देंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा अगर हो जाता है कि एक NH3 चला जाता है और उसकी जगह एक Cl बीच में आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि 5 NH3 हैं, वो तो अंदर ही रहेंगे, तो उसको तो सेकेंडरी वैलेंसी होने की वजह से ये सॉलिड लाइन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या है कि एक Cl है जो सॉलिड लाइन पे है और 2 Cl है जो डॉटेड लाइन पे है, तो इसका डॉटेड लाइन हम लोग यहाँ से दिखा देंगे। अब ये जो NH3 के बीच में जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये तुम्हें सिर्फ ज्योमेट्री दिखा रही है कि वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब क्या है कि इसमें Cl अंदर भी है बाहर भी है, तो जो अंदर वाला Cl है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक सॉलिड लाइन प्लस एक डॉटेड लाइन, दोनों से हम लोग उसे डिनोट करेंगे। ठीक है, सो क्या है कि अगर प्राइमरी वैलेंसी है तो उसे हम लोग डॉटेड लाइन से करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी है
तो उसे सॉलिड लाइन से करेंगे, और एक ऐसा लिगेंड जो सेकेंडरी पे भी प्रेजेंट है और प्राइमरी पे भी प्रेजेंट है, उसको हम लोग सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से दिखाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि 2 Cl अंदर, 1 Cl बाहर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर वाला Cl है उसको तो सिंगल डॉटेड लाइन दिखाएंगे, और बाकी जो Cl है उनके ऊपर सॉलिड लाइन प्लस डॉटेड लाइन दोनों के साथ ही शो करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है कि CONH3 थ्राइस Cl3, तो इसमें क्या है कि ये बाहर नहीं है, नहीं ये कुछ और बोल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है, Cl बाहर नहीं है, तो इसमें ये डॉटेड लाइन नहीं दिखाएंगे हम लोग, ये गलत दिखाई हुई है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कल प्लैटिनम के 4-5 कंपाउंड्स लिखेंगे और उसके डायग्राम देखेंगे, फिर इनके ऊपर डिफेक्ट्स, और फिर सिडविक की जो थ्योरी थी उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।